नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य डॉक्टर शैलेंद्र सरस, योग एवं नेचुरोपैथ चिकित्सक। आज हम आपसे जो चर्चा करने वाले हैं वो एक शरीर के विषय में चर्चा करने वाले हैं कि अगर कहीं पर हमारे शरीर में दर्द है, तकलीफ़ है, कैसे उसको दूर किया जाता है नेचुरोपैथ चिकित्सा के द्वारा, प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज जो आपको जानकारी मिलने वाली है वो अद्भुत होगी आपके लिए। यहाँ पर देख रहे हैं बहुत सी किताबें रखी हुई हैं, बहुत से फल रखे हुए हैं, जिनके विषय में हम आपको एक एक करके बताएंगे। ये आप देखिएगा, यहाँ पर पपीता रखा हुआ है, इसके बारे में बताना है। सफ़ेद कद्दू के बारे में बताना है, और भी आपके फल हैं उनके विषय में बताना है। और किताबों के बारे में अगर बात करते हैं तो आप देखिएगा बहुत ही उत्तम जो किताबें हैं, कौन सी किताबें हमें पढ़नी चाहिए, कौन सी नहीं पढ़नी चाहिए, किन किताबों को पढ़कर हम क्या ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, उनका मूल स्रोत या मूल रहस्य क्या है। आज हम इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे, पूरे शरीर पर चर्चा करेंगे, आरोग्यता पर चर्चा करेंगे, कैसे शरीर को बिना दवा को खाए हुए हम ठीक कर सकते हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो अगर आप अंग्रेजी दवाएँ नहीं खाना चाहते हैं, शरीर को बिना दवाओं को खाए हुए स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। सबसे पहले हम शरीर की बात कर लेते हैं। शरीर को हम कुछ हिस्सों में बांट लेते हैं और उस तरह से उपचार करते हैं। जैसे शरीर, गर्दन के ऊपर का हिस्सा, गर्दन के नीचे का यहाँ तक का हिस्सा, जो कि आपका छाती या फेफड़ा जिसके अंतर्गत समाये हुए, और फिर ये इतना हिस्सा जिसके अंदर आपका जो है लीवर, किडनी, अंतड़ियाँ, ये सब आ जाते हैं आपके। इसके बाद में कमर का हिस्सा, और उसके बाद में घुटने और नीचे का हिस्सा। हर किसी अंग का अपना अपना कार्य है, और उन सभी कार्यों को करने के लिए बस इतना जो हिस्सा है बीच का, जिसको हम पेट कह सकते हैं, जो पेट का हिस्सा होता है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। अब इनको हमने पेट के बल लिटा रखा है। पेट से भी ज़्यादा हमारे शरीर को नियंत्रित करने का काम करती है रीढ़ की हड्डी। मनुष्य को मनुष्य बनाने का काम बस इस रीढ़ की हड्डी ने किया है और किसी चीज़ ने नहीं किया है। नहीं तो मनुष्य भी एक पशु था, वह जो कि चारों पैर से चलते हैं। मनुष्य दो पैर से चलता है, तो जो इसके दो हाथ हैं, किसी समय पर ये हाथ उसके पैर के ही काम करते थे। आपने पढ़ा होगा विज्ञान में कि मनुष्य ने धीरे धीरे प्रगति की है। तो वो प्रगति थी क्या? प्रगति थी रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाना। जब रीढ़ की हड्डी हमारी काम करना शुरू कर देती है तो हम मनुष्य हैं, और रीढ़ की हड्डी अगर कार्य करना बंद कर दे, निष्क्रिय हो जाए, तो मनुष्य होकर भी हम पराधीन हो जाते हैं। हाथ पैर भले ही आपके चल रहे हैं, लेकिन रीढ़ की हड्डी अगर पैरालाइज हो गई है, निष्क्रिय हो गई है, आप न उठ सकते हैं, न बैठ सकते हैं, न कहीं जा सकते हैं, न कुछ खा पी कर कहीं शौच आदि जा सकते हैं, तो काहे का जीवन है? वो तो पशुओं से भी अधिक पीड़ा को पहुंचाने वाला जीवन हो जाता है। तो ऐसे में रीढ़ की हड्डी को हमेशा सहेज कर और संभाल कर रखना है। आज हम आपको बता रहे हैं रीढ़ की हड्डी को चटकाया कैसे जाता है। रीढ़ की हड्डी बहुत अच्छे से चटकती है। और आपको मैं बता दूं, जो योग और कुंडलिनी जागृत करते हैं, तो आपके जो द्वार होते हैं, कुछ 7 द्वार बताते हैं, कोई 10 द्वार बताते हैं, 7 कुंडलिनी होती हैं, 8 होती हैं, 9 होती हैं, 10 होती हैं। विवाद में न जाकर मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि गुदा द्वार से लेकर, गुदा द्वार और जननेंद्रिय के मध्य का जो स्थान होता है, छोटा सा जो छोटी सी जगह रहती है, उस जगह से लेकर और ब्रह्मरंध्र यहाँ तक आपके वो सभी कुंडलिनी व्याप्त रहती हैं। पैरों से कोई मतलब नहीं होता है। तो जो हमारी नस नाड़ियाँ होती हैं, वो सब की सब इस जो ये जो हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, इसमें ही समाहित होती हैं। तो इस रीढ़ की हड्डी में ही चट चट की आवाज़ आती है, चिटकती है। ये कैसे? यहाँ पर हम इस तरह से खाल को पकड़ लेते हैं, और खाल को पकड़कर धीरे से ऊपर की ओर पुश करते हैं, तो यहाँ पर ये पट पट की आवाज़ करके ये चटकने लगती है। इस तरह से इसको जब हम करेंगे तो ये चटकती है। और जैसे जैसे ये चिटकना शुरू होती है, जितनी भी नस नाड़ियाँ इसमें चिपकी हुई होती हैं, वो सब खुलने लगती हैं। देख रहे होंगे आप, मैं खाल को छोड़ नहीं रहा हूँ, बस इसको आगे ऐसे बढ़ाता चला जा रहा हूँ। बस इस तरह से खिंचाव जब कर देते हैं
तो जो त्वचा होती है वो हड्डी से थोड़ा सा हट जाती है, ऊपर आ जाती है और इस त्वचा को पूरा आराम मिल जाता है। मतलब गैपिंग देना परम आवश्यक है। तो इतने से इनकी रीढ़ की हड्डी जो है रिलैक्स पा गई है। अब हम इनको जो है दर्द है यहाँ पर, तो आप बताएंगे कहाँ पर दर्द होता है आपके? यहाँ पर ये कंधे में दर्द है। कुछ निशान जैसे आप देख रहे हैं, ये कपिंग थेरेपी हुई थी उसके निशान पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर जो दर्द इनके हो रहा है, मैंने इनको लिटा दिया है धूप में। विटामिन डी धूप से इनको बढ़िया से मिली है। अब औषधि से युक्त मैं स्नेह का मतलब होता है तेल का मार्जन कर रहा हूँ इनके, जिससे कि इनको परम आनंद की अनुभूति होगी। क्योंकि ये उपचार की एक ऐसी पद्धति है जिसमें उपचार के दौरान बहुत ही आनंद का अनुभव होता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं स्नेह मार्जन किया जा रहा है। स्नेह मार्जन, और ऐसी सर्दी में गुनगुनी धूप में लेटे होकर स्नेह मार्जन का जो अनुभव होता है, आप स्वयं समझ सकते हैं कि आप अगर लेटे हों और कोई आपका स्नेह मार्जन कर रहा हो तो आपको कितना आनंद प्राप्त होगा। तो ये उपचार की एक ऐसी पद्धति है जिसमें आनंद का अनुभव होता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि उपचार कैसे किया जाता है और स्नेह मार्जन का भी एक तरीका क्या होता है। आप हमारे हाथों को देख रहे हैं, मैं रगड़ नहीं रहा हूँ शरीर को। रगड़ना एक अलग विषय हो जाता है। शरीर को रगड़ा नहीं जाता है। रगड़ने से त्वचा में जलन उत्पन्न हो जाती है, खिंचाव होता है। रगड़ने की बजाय देख रहे हैं आप मेरे हाथों को, मैं इस तरह से मूवमेंट कर रहा हूँ, इस तरह से इसको गति दे रहा हूँ कि जो भी नस नाड़ियों में रक्त ठहरा हुआ है उसका संचालन हो जाए। और ध्यान ये रखा जाता है कि नस नाड़ियाँ जिस ओर चल रही हैं उसी ओर उसके प्रवाह को अधिक किया जाता है। कैसे? जैसे शरीर है, यहाँ से लेकर और नीचे तक आपको हाथ इस तरह से लगाकर और ऐसे बढ़ाना है, जिससे कि रक्त का प्रवाह बहुत ही अच्छा यहाँ तक हो जाता है। दर्द में आराम मिलती है। हाथों के चलाने के तरीके आप देख रहे हैं, मैं अलग अलग प्रयोग करता हूँ। इस तरह से हाथ ऐसे चलाने चाहिए जो पेशेंट को पूरी तरह से राहत दें। अब देखिए, एक रगड़ने का तरीका होता है और एक मार्जन का इस प्रकार का तरीका है कि जो सुख दे। अब आप देख रहे हैं बस कुछ ही हाथ लगाने से ही पूरा का पूरा तेल जो था वो समाप्त हो गया है, इस शरीर में व्याप्त हो गया है। तो इसलिए थोड़ा सा तेल अभी और हम प्रयोग करेंगे। अब स्नेह मार्जन का महत्व क्या होता है? सप्ताह में एक बार स्नेह मार्जन अवश्य करना चाहिए। इससे बहुत से रोग नष्ट हो जाते हैं, साथ ही शरीर में फुर्ती आती है, कांति आती है। अब देखिए, जब हम यहाँ गर्दन पर लगाएंगे तो इस तरह से लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो ब्लड है उसका संचार इस तरह से बढ़े। तो हाथों को इस तरह से प्रयोग करते हैं, नाखून भी लगने नहीं चाहिए, पूरी तरह से ऐसे इस तरह से हम। अब चूँकि हाथ जो है ये ब्लड का मतलब शरीर को नीचे की ओर लेकर जाना है, इस तरह से रक्त का प्रवाह देना है। तो हम हाथों में कैसे कर रहे हैं, नीचे की ओर ले जाना है हमको, ऐसे इस प्रकार से हाथों पर मसाज होती है। और एक एक अंग, जो जॉइंट हैं, जितने भी जोड़ हैं, उन जोड़ पर विशेष ध्यान देना है। मैंने यहाँ पर कुछ तेल पड़ा रहने दिया है, जिससे कि रीढ़ की हड्डी में अच्छे से तेल नीचे तक पहुँच जाए। अब आपको लग रहा होगा कि क्या 2-4 मिनट में तेल शरीर के अंदर पहुँच सकता है? बिल्कुल पहुँच सकता है। आप इसका अनुभव भी कर सकते हो। कब अनुभव करोगे? इसी तेल में अच्छे से मिर्चा पका दिया जाए और वो मिर्चा केवल टपका दिया जाए कुछ जगह पर उस तेल को। आप देखेंगे कि 2-3 मिनट के बाद में वहाँ पर जलन होना शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? शरीर जो त्वचा है, इसने उसको अवशोषित किया, अंदर पहुँचा तो उसने जलन डाल दी। या कभी जब हम मिर्चा हाथ से काट देते हैं, तब जब स्वाभाविक जलन होती है तो हम क्या करते हैं, घी लगाते हैं वहाँ पर, और घी लगाकर क्या होता है, वो जलन समाप्त हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? तेल, घी, वसा या ऐसी कोई
चिकना पदार्थ जो होता है वो शरीर में शीघ्रातिशीघ्र व्याप्त हो जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये तेल कहाँ गया? तेल का कोई वाष्पीकरण नहीं हो गया, ये शरीर के अंदर जा रहा है और शरीर के अंदर जाकर जितना आप खाने से इसके गुणों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, उससे कहीं अधिक लगाने से प्राप्त होता है। इस प्रकार के लगाने से रीढ़ की हड्डी को आगे से पीछे, पीछे से आगे 1-2 बार कर देना चाहिए, जिससे कि ब्लड पूरी तरह से संचारित हो जाए, रक्त का प्रवाह बन जाए। अब हम इन्हें प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत यहाँ पर कपिंग थेरेपी देने वाले हैं। कपिंग थेरेपी का तात्पर्य क्या होता है? ये एक कप नुमा आकृति का उपकरण होता है जो कि प्राचीन काल से ही प्रयोग किया जाता है। पुराने समय में इसका प्रयोग बहुत ही अच्छे और बृहद स्तर पर हुआ करता था। उस समय पर कप नहीं थे, तो गांव के व्यक्ति लोटा या ग्लास के माध्यम से उनके अंदर थोड़ी सी गर्मी उत्पन्न करते थे और गर्मी उत्पन्न करने के बाद में त्वचा पर वो लगा देते थे। तो होता ये था कि गर्म से प्रसारण होता था और जैसे ही वो थोड़ा सा ठंडा होते थे तो वो त्वचा पर चिपक जाते थे। लेकिन आज हम उसका एक दूसरा रूप प्रयोग कर रहे हैं, जो कि आपके सामने है। अभी यहाँ देख रहे हैं, ये कप हैं और इनका प्रयोग हम कर रहे हैं अब इनके शरीर पर, ये इस तरह से। तो इसे कहा जाता है कपिंग थेरेपी। कपिंग थेरेपी के कई एक प्रयोग रहते हैं, जैसे इसके द्वारा ब्लड भी निकाला जाता है। अगर कहीं त्वचा दूषित है, जैसे दांत, खाज, खुजली आदि हो गई है और त्वचा बहुत ही ज़्यादा विषक्त है, तो वहाँ पर ब्लड कपिंग भी कर ली जाती है, लेकिन उसका तरीका अलग रहता है, जो कि हम वीडियो में अभी आपको नहीं बता पा रहे हैं या नहीं बताएंगे। तो फिर कभी आवश्यकता पड़ने पर बताया जा सकता है, लेकिन उसको करने से पहले सावधानी ये बरतनी पड़ती है कि पेशेंट डायबिटीज़ का रोगी ना हो। अभी आप देख रहे हैं, मैं इनको कप थेरेपी दे रहा हूँ। ये कप लगाए जा रहे हैं और इनका शरीर जहाँ पर भी कप लगाया जा रहा है रेड पड़ता जा रहा है, क्योंकि रक्त के संचार को ये बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ाती है। कपिंग थेरेपी के द्वारा शरीर में कहीं पर भी किसी भी प्रकार का दर्द हो, उस दर्द को ख़त्म किया जाता है। रक्त का संचार बहुत ही अच्छा हो जाता है इसके माध्यम से, और जब रक्त का संचार हो जाता है तो वहाँ पर से दर्द खत्म हो जाता है। ये कपिंग थेरेपी कार्य कैसे करती है, अब हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर जिस जगह पर भी इसको लगाया जा रहा है, ये त्वचा को खींच रही है। जैसे ही त्वचा को ये खींचती है, ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वहाँ पर तीव्र हो जाता है। दर्द कब हमारे शरीर में होता है? जबकि ब्लड सर्कुलेशन हमारा मंद पड़ता है। अब ब्लड सर्कुलेशन मंद कैसे पड़ जाता है? आपने पत्ती देखी होगी पेड़ की। पेड़ की पत्ती में एक सीधे सीधे से मोटी सी छड़ होती है। अभी हम आपको उदाहरण के, भैया एक पत्ती तोड़ लाइए जाके बड़ी, हम आपको समझाते हैं कि आखिर दर्द कब होता है और उस दर्द को ख़त्म कैसे किया जा सकता है। बहुत ही सटीक जानकारी हम आपको दे रहे हैं अभी, एकदम उदाहरण के साथ में। मान के चलिए कि ये हमारी रीढ़ की हड्डी है, ये हमारी रीढ़ की हड्डी है, और रीढ़ की हड्डी
ये है, और इसके पास से या ये एक मुख्य नलिका है, धमनी है, और इसके साथ साथ में ये छोटी छोटी नसें इसमें व्याप्त हुई हैं, ये नसें हैं। अब आप देख रहे होंगे कि ये इन नसों से भी पतली पतली और जाला जैसी बना रही हैं नसें, और जिस जगह पर इन नसों के माध्यम से रक्त नहीं पहुंच पाता है शरीर में, तो वो जगह डैमेज होने लगती है। जैसे कि ये पत्ती यहाँ पर देखिए, कुछ स्पॉट इसका डैमेज हुआ है, ये है और ये है। ये कैसे डैमेज हो गया, ये कैसे ख़त्म हो गया? क्योंकि यहाँ पर इसने इसकी हरितिमा को, इसने इसके गुणों को पहुँचा नहीं पाया, इसलिए यहाँ पर ये ऐसा हुआ है। तो जो नसें होती हैं, नसों में जो रक्त प्रवाहित हो रहा है, बहुत पतली जगह पर जाकर अगर कहीं पर कोई गाढ़ापन रक्त में आ गया है और वो वहाँ पर रुक गया है, रुकने की वजह से वहाँ पर दर्द उत्पन्न हो जाता है। कपिंग थेरेपी क्या करती है कि जहाँ पर आप कशाव दे दोगे तो वहाँ पर धमनी में बल पड़ेगा और तेज़ी से प्रवाह बनेगा। प्रवाह के साथ में वह अवरोध हट जाता है। जैसे ही अवरोध हटता है, वहाँ का दर्द खत्म हो जाता है। तो आइए अब देखते हैं, कपिंग थेरेपी यहाँ पर पूरी हुई हमारी। लगभग इसको 5 से 10 मिनट तक लगाए रखते हैं। 10 मिनट से ज़्यादा भी लगा सकते हैं अगर हमने उसको ढीला लगाया है तो। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम कप इनके हटाएंगे, वो त्वचा पूरी की पूरी लाल होगी, लेकिन इससे कोई नुकसान नहीं होता है। 2-3 दिनों के अंतर पर ये जो निशान होता है अपने आप ख़त्म हो जाता है, ये निशान स्वयं ही चला जाता है। तो इसको कपिंग थेरेपी के नाम से जाना जाता है। आपने इसके लाभ को भी जान लिया, ये लाभ कैसे करती है, इसका जो गुण है वो क्या है। आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा देखिए, एकदम रेड निशान पड़ रहे हैं, लाल निशान पड़ रहे हैं। ये निशान सिर्फ इसलिए पड़ रहे हैं क्योंकि रक्त का प्रवाह इस जगह पर बहुत ज़्यादा हुआ है, और जब खोला गया है तो अचानक पूरे शरीर में ये भागा है। तो इस तरह से ये दर्द को कम करने में सहायक रहती है। इसको कहा जाता है कपिंग थेरेपी। इसके बाद में हम धीरे से शरीर को फिर से चला देते हैं। नस नाड़ियाँ एकदम से आनंदित हो गई हैं, शरीर हल्का हो गया होगा इनका। अभी आप बताएंगे आपको कैसा महसूस हो रहा है भैया? अच्छा लग रहा है पहले के हिसाब से। सीधे लेट जाइएगा। अब इनके घुटने में भी थोड़ी ये प्रॉब्लम बता रहे हैं, तो घुटना कौन सा है आपका? ये है। प्रिय साथियों, यह हमारी जो आरोग्यशाला है या जहाँ पर हम उपचार करते हैं, ये हरदोई जनपद में जेके रिसोर्ट के पास में हमारा आरोग्यशाला है। यहाँ पर हम नेचुरोपैथ चिकित्सा का उपचार करते हैं। अभी आप 2-3 बार आ चुके हैं। बैठ जाइए आप भैया आराम से, थोड़ा सा पीछे खिसक जाइए बस। अब ज़रा आप बताना चाहेंगे कि आपने क्या अनुभव किया है अभी तक, 2-3 बार जो आप हमारे पास आए हैं, अपना अनुभव शेयर करें ज़रा। इसमें काफ़ी लोग डरते रहते हैं, लेकिन इससे डरने की कोई बात नहीं होती है कपिंग थेरेपी में। जैसे कि आपने देखा कि काफ़ी निशान पड़ जाते हैं, जैसे सर ने बताया 2-3 दिन में अपने आप सही भी हो जाते हैं। तो आप लोग डरें नहीं। अगर आप लोगों को कोई समस्या है तो आएँ और अपना सफल इलाज कराएँ। आप दवाइयाँ खाएंगे कोई फ़ायदा नहीं होता है। मैंने भी कई जगह इलाज कराया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तब थक हार कर यहाँ आया। तो आप लोग भी नेचुरोपैथी की सहायता लें, अंग्रेजी दवाओं से बचें, जिससे हमारा काफ़ी नुकसान होता है, किडनी भी ख़राब होती है। इसलिए नेचुरोपैथ का ही लाभ है दुनिया में, तो आप भी उसका मदद लें। अच्छा, उपचार के दौरान जो उपचार आपका चल रहा था, कई बार ऐसा होता है कि मेडिकल उपचार जब हम लेते हैं तो शरीर को काफ़ी पीड़ा होती है उस समय पर, जैसे इंजेक्शन लगाया जाता है और सर्जरी की जाती है, अन्य भी कई तरीके अपनाए जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि रीढ़ की हड्डी का भी उसमें ऑपरेशन या घुटने बदलना, ये सब बहुत सी चीज़ें कह दी जाती हैं। तो एक दर्द से गुजरना पड़ता है उपचार के दौरान। यहाँ पर उपचार के दौरान आपको कैसा महसूस हुआ और आपको कैसा फील हुआ? कोई दर्द नहीं है और आनंद ही लग रहा है, क्योंकि काफ़ी कुछ आसान तरीके से यहाँ पर किया जाता है। कोई डरने की भी बात नहीं, अच्छा ही लगता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दर्द नहीं होता है और आनंद की ही अनुभूति होती है। तो आपने देखा कि एक ऐसी प्रक्रिया भी होती है, नेचुरोपैथ चिकित्सा में एक ऐसी पद्धति होती है, दवाओं को बिना खाए बहुत ही
आवश्यक अगर है तो औषधियों का प्रयोग कर लिया जाता है, वो भी एकल औषधियों का प्रयोग किया जाता है प्रायः। तो इस प्रकार से औषधियों का प्रयोग करते हुए हम लोग पूरी तरह से रोगों को दूर करने का कार्य करते हैं। अभी यहाँ पर इनका ये जानु मार्जन, मतलब ये घुटना जो है, घुटने को मार्जन किया गया है। और इसके साथ साथ में हम एक्सरसाइज भी बताते हैं कि इनको क्या करना चाहिए। देखिए, योग और प्राकृतिक चिकित्सा दोनों को जब हम एक साथ लेकर चलते हैं तो हमारे शरीर को, मन को, आत्मा को आनंद की अनुभूति अवश्य होती है। शरीर निरोगी रहता है। शरीर को निरोगी रखने के लिए हमें अपने भोजन पर, अपने विचारों पर, खान पान पर बहुत ध्यान देना पड़ता है। अब ये शरीर कैसे कार्य करता है, इसके विषय में हम लोग बात करेंगे। इनको हम बस घुटने पर कपिंग थेरेपी दे रहे हैं। देखिए, घुटनों पर जो कपिंग थेरेपी देते हैं उसमें छोटे छोटे कपों का प्रयोग करते हैं और इस तरह से लगा देते हैं कि यहाँ पर भी खिंचाव हो, रक्त का संचार अधिक हो जाए, जिससे कि घुटने में आराम मिल जाती है। इस तरह से ज़्यादा तकलीफ आपको इसी भाग में है ना जी। आज का व्यक्ति दर्द से बहुत परेशान है। घुटनों में दर्द क्यों हो रहा है? आए दिन इसके केस बहुत बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम आहार दूषित ले रहे हैं। डालडा, रिफाइंड आदि का जो हम प्रयोग करते जा रहे हैं, प्रयोग बढ़ा रहे हैं, ये शरीर में कब्ज को पैदा करता है, पेट को विकृत कर देता है, ऐसा फैट बनाता है जो कि पेट बाहर आ जाता है। एक अच्छे और स्वस्थ शरीर को पाने के लिए व्यक्ति को अपने आहार पर बहुत ध्यान देना चाहिए। प्रतिदिन एक्सरसाइज करनी चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, योग करना चाहिए। व्यक्ति इनसे दूर जा रहा है। इनसे दूर तो जा ही रहा है, साथ में भोजन भी जैसा तैसा बस शरीर के अंदर डाल रहा है, खा भी नहीं रहा है ठीक से, चबा नहीं रहा है ठीक से। हमारे 32 दांत होते हैं। आयुर्वेद की पुस्तकों में, ग्रंथों में ये साफ साफ वर्णन है कि 32 दांतों से 32 बार जब भोजन को चबाया जाता है तब वो पचने लायक अच्छा होता है। लेकिन 32 बार कौन चबा रहा है, आप स्वयं समझ रहे हैं। बस उसको जैसे तैसे पेट के अंदर प्रवेश देना है। और फिर कार्य कौन करता है? इतनी मेहनत किसको करनी पड़ती है? हमारी अंतड़ियों को, आंतों को, ये उसको पीसने का काम करती हैं, बहुत मेहनत करती हैं। शरीर ने इस मंदिर को बनाया है, ईश्वर ने इस मंदिर को बनाया है, ये शरीर बनाया है। इसको सही रखना हमारा आपका दायित्व है, कर्तव्य है। अगर हम इसको सही नहीं रखेंगे तो एक समय के बाद में जब ये हमारा साथ छोड़ेगा ना, बहुत तकलीफ़ होती है। जरा सा घुटने में दर्द हो रही तब तो चल नहीं पा रहे हैं, जब ये शरीर शिथिल होने लगता है तब फिर सोचिए कितना पीड़ा होती होगी उस शरीर को। अभी तो हम लोग एक युवा अवस्था में हैं। आइए अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा कि औषधियाँ कैसे काम करती हैं। औषधियों को लेने के लिए हमारा शरीर, प्रकृति, जलवायु, परिस्थिति, इन सभी को पहले अध्ययन किया जाता है। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ, बाबा रामदेव के यहाँ से प्रकाशित ये पुस्तक है, 3 भाग हैं इसके। आयुर्वेद जड़ी बूटी रहस्य, इसके ये 3 भाग हैं, 1, 2 और 3 भाग। बहुत ही उत्तम पुस्तक है। आचार्य बालकृष्ण जी ने इसको लिखा है। ये जड़ी बूटी के ज्ञान के लिए बहुत ही उत्तम पुस्तकें हैं। परंतु एक बात मैं फिर भी कहना चाहूँगा, क्या इन पुस्तकों को पढ़कर कोई वैद्य हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा सोचना भी नहीं। मैंने इनकी तारीफ़ की है, फिर कर रहा हूँ कि बहुत अच्छी पुस्तकें हैं। लेकिन क्या पढ़ने मात्र से कोई वैद्य हो जाएगा? आयुर्वेद का ज्ञाता हो जाएगा? जड़ी बूटियों का विद्वान हो जाएगा? कदापि नहीं। आप जड़ी बूटी के गुणधर्म को जब तक नहीं जानोगे,
ये कार्य कैसे करती हैं ये जब तक नहीं जानोगे, शरीर पर इसका प्रभाव कैसे पड़ता है ये जब तक नहीं जानोगे, आप इनसे लाभ नहीं ले सकते, इनसे आपको नुकसान हो सकता है। जैसे एक चाकू है, उस चाकू से आप फल काट सकते हो और शरीर को भी काट सकते हो। ऑपरेशन करने वाला जो एक छोटा सा औजार होता है डॉक्टर के पास, उसी औजार से किसी की हत्या भी की जा सकती है और मरते हुए व्यक्ति को बचाया भी जा सकता है। तरीका है सिर्फ उसके प्रयोग करने का। हत्या करने वाला भी पेट फाड़ देता है और डॉक्टर भी पेट फाड़ता है। बस पेट फाड़ने का एक तरीका होता है, चीरा लगाने का एक तरीका होता है। आयुर्वेद की जितनी भी औषधियाँ हैं ये अमृत भी हैं और विष भी हैं। जैसे एक सीमित मात्रा में भोजन करो तो वो शरीर को पुष्ट करता है। उसी भोजन को हम दूध ही ले लेते हैं केवल, शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने दूध ना पिया हो। तो दुग्ध जो होता है शरीर को पोषित करने का कार्य करता है। बचपन में सबसे पहले माता का दुग्ध या प्रोटीन पाउडर के रूप में या अन्य किसी रूप में दुग्ध का ही आहार लेते हैं हर जीव जो प्रायः है। मुझे लगता है कि इस धरती पर 60-70% जीव जो हैं वो दुग्ध का आहार अवश्य प्राप्त करते हैं, अपने भले ही माता पिता से प्राप्त करते हों। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक सीमित मात्रा में जब हम ऊपर से दूध लेते हैं, गाय भैंस का दूध का सेवन करते हैं, तो दूध हमारे लिए बहुत ही उत्तम औषधि का कार्य करता है, उत्तम पेय पदार्थ होता है। लेकिन एक सीमित मात्रा से जब हम अधिक लेते हैं तो पेट को खराब कर देता है। लेकिन बहुत ज़्यादा अधिक ले लें तो वो तरह तरह की बीमारियों को भी उत्पन्न कर देगा, आपको दस्त भी आ सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जो चीज़ अच्छी थी वो तो अच्छी ही होनी चाहिए ना हर परिस्थिति में, लेकिन ऐसा नहीं है। हर परिस्थिति में वस्तु अच्छी नहीं हो सकती है। और वही मात्रा अगर हमारा पेट भरा है और तब हम ले ले तो और ज़्यादा गड़बड़ करेगा। बिल्कुल खाली पेट है तब गड़बड़ करेगा। तो मात्रा का भी ज्ञान इसका मतलब बहुत आवश्यक है। आयुर्वेद में जो चीज़ हम प्रयोग कर रहे हैं उसका जो मात्रा है वो कितनी होनी चाहिए, शरीर के अनुसार उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, परिस्थिति और परिवेश के अनुसार मात्रा। जैसे कोई भी गर्म वस्तु है, अगर गर्मियों में आप खिलाओगे तो मात्रा कम होनी चाहिए और सर्दी में खिला रहे हैं तो मात्रा उसकी बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से मात्रा मौसम को देखकर भी बदलती है। वृद्ध व्यक्ति को वही औषधि कम देनी है, युवा को अधिक देनी है, बच्चे को कम देनी है। औषधि देने का तरीका बदल देना है, किसी को काढ़े के रूप में देना है, किसी को चूर्ण के रूप में देना है, किसी को गोली के रूप में देना है, बटी के रूप में देना है, किसी को अवलेह के रूप में देना है, कैसे किसको कैसे देना है। तो ये चीज़ इसमें नहीं दी गई है। इसके लिए क्या करना चाहिए, अगर आप प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत बात कर लें तो इसके लिए आपको 2 पुस्तकें और पढ़नी चाहिए। उस पुस्तक के अंतर्गत आपका आता है एक चरक संहिता। चरक संहिता के 2 भाग आते हैं, प्रथम भाग और द्वितीय भाग। द्वितीय भाग में औषधियों का ज्ञान है और जो आपका प्रथम भाग है चरक संहिता का, जो चरक संहिता का प्रथम भाग है उस भाग में इस शरीर के विषय में, रोग के विषय में, रोग की अवस्था के विषय में बहुत अच्छा वर्णन किया गया है। आचार्य चरक जी ने जो हमें ये धरोहर दी है वो अति महत्वपूर्ण है। अगर आयुर्वेद का पूरा ज्ञान प्राप्त करना है तो चरक संहिता को पढ़ना चाहिए। सारी पुस्तकों को पढ़ने के बाद ही एक आप अच्छे चिकित्सक, एक अच्छे वैद्य बन सकते हैं। नहीं तो आप ऐसा कदापि मत करिएगा कि कोई औषधि उठाई और किसी को दे दी, वो नुकसान करेगा। तो चरक संहिता के माध्यम से आप चरक संहिता को पढ़ने के पश्चात यदि आप इन पुस्तकों का अध्ययन करते हैं तो ये 100% कार्य करेंगी और बहुत अच्छी पुस्तकें हैं ये। आपकी एक पुस्तक आती है घेरंड संहिता, पूरा का पूरा इसमें शरीर विज्ञान का वर्णन किया गया है, योग का वर्णन किया गया है, आसन ध्यान प्राणायाम का वर्णन किया गया है। इनको हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, इनका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इसके साथ साथ में जो मैंने योग एवं नेचुरोपैथ से हमारा जो डॉक्टरेट हुआ है वो, उसके लिए आपको ये डवास नेचर गाइड, ये बहुत अच्छी पुस्तक है।
प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत आपको हवा, मिट्टी, पानी, सूर्य की चिकित्सा, आग चिकित्सा कैसे प्राप्त करनी है, कैसे इसको तैयार करना है, कैसे पेशेंट पर इसको अप्लाई करना है, इसके विषय में बहुत अच्छा ज्ञान देती है ये पुस्तक। इसके साथ साथ में बृहद प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति की एक पुस्तक है ये भी बहुत अच्छी पुस्तक है। आप देख रहे हैं इसकी मोटाई क्या है, पूरा का पूर्ण इसमें वर्णन किया गया है। और इसके साथ साथ में प्राकृतिक आयुर्विज्ञान आरोग्य सेवा प्रकाशन की ये पुस्तक है। इसमें भोजन कैसे लिया जाना चाहिए, आहार कैसा होना चाहिए, इसके विषय में चर्चा की है। ये पुस्तकें हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हमें इनका अध्ययन करने के पश्चात जब हम इस क्षेत्र में उतरते हैं कि किसी की हम सेवा करें, किसी को हम आरोग्य प्रदान करें, तो निश्चित रूप से आपका जो प्रतिफल है, जो आपका रिजल्ट है, वो 100% निकलेगा। क्योंकि शरीर पर जब हम भोज्य पदार्थों के द्वारा, प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा उपचार करते हैं तो वो निश्चित रूप से 100% कारगर होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब हम आपको बताने वाले हैं प्राकृतिक चिकित्सा क्या है और इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, शरीर पर ऐसे इसका कैसे प्रभाव पड़ता है, इसके विषय में हम चर्चा करने वाले हैं। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अभी देखिए हम इनको कुछ एक और बातें बता रहे हैं। जैसे अगर घुटना दर्द है तो घुटना दर्द होने पर इस तरह से, जैसे कि ये पूरा का पूरा खिंचाव करते हैं, पूरा खिंचाव कीजिएगा तो ये पूरी की पूरी यहाँ से और कमर तक की जो नसें हैं ये तनाव लेती हैं और ढीला होती हैं। भैया इसको पूरा पीछे की ओर, हाँ ऐसे। ये एक तरीका जो होता है बहुत ही उत्तम तरीका होता है। इस तरह से आपके घुटनों के जो दर्द है उसमें आराम मिलती है, कमर के दर्द में आराम मिलेगी, यहाँ पर पंजों में जो दर्द होता है उनमें आराम मिलती है, अंग जो सुन्न पड़े होते हैं उनमें आराम मिलती है। अब आप ज़रा गर्दन की इस तरह से एक्सरसाइज कीजिएगा, ये ऐसे, ये देखिएगा इस तरह से। ये जो जिनको सर्वाइकल पेन रहता है, गर्दन का दर्द रहता है, इस एक्सरसाइज से गर्दन का दर्द जो होता है वो आराम मिलने लगती है उसमें। इसके साथ साथ में हाथों को ऐसे करें, ऐसे करके अब पूरा का पूरा ले जाएं ऊपर तक। इस प्रक्रिया को करने से आपके जो कंधे के दर्द हैं ये ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। पूरा एकदम सतर कीजिए ऊपर। अब हाथ को पीछे ऐसे ले जाओ, पीछे ले जाओ, पीछे ले जाकर ऐसे करके पूरा का पूरा, और जितना भी आप कर सकते हो ऐसे, हाँ ये इस तरह से करने से भी आपके कंधों को बहुत ही आराम मिलेगी। अब आप पेट के बल लेट जाइए। आपको एक आसन और बताते हैं, इसको कहा जाता है भुजंगासन। भुजंगासन जो होता है कमर के लिए और कंधे के लिए बहुत अच्छा होता है। हाथों को आप ऐसे रखें, हाँ, और कमर ज़मीन पर लगी रहेगी और चेहरे को आप ऊपर उठाएंगे, हाँ चेस्ट को ऊपर उठाना है। पैर को जितना हो सके आप सीधा, हाँ ये ऐसे। इसको कहा जाता है भुजंग आसन। भुजंग आसन का मतलब होता है ये सर्प की तरह यहाँ पर सर्पाकृति में उठ गए हैं आगे से। धीरे धीरे नीचे जाइएगा। अब इसी के साथ साथ में एक तिर्यक भुजंगासन होता है। फिर से उठें और बाईं ओर देखिएगा, ये उठकर बाईं देखना, दाहिने देखना, इसको तिर्यक भुजंगासन के नाम से जाना जाता है। इससे जो होता है कमर दर्द में बहुत राहत मिलती है, बहुत ही अच्छा महसूस होता है। इसके साथ साथ में कुछ चीज़ें और करनी चाहिए अगर हमें कमर दर्द है। आप भैया हाथ पीछे कीजिए, धीरे से आराम से, पहले लेट जाओ, लेट जाओ, लेट जाओ, दोनों हाथ पीछे, नीचे नीचे। अगर कमर दर्द है तो किसी कुशल व्यक्ति के द्वारा पैर को इस तरह से, ये ऐसे आप अगर उठवाते हैं तो ये बहुत आराम को पहुंचाता है। इस तरह से ये, इसके साथ साथ में यहाँ पर हाथ रखकर घुटना दर्द वाले के लिए इस तरह से आप फोल्ड कर सकते हैं। इससे घुटने के दर्द में बहुत आराम मिलती है, इस तरह से। इसके साथ साथ में आप हाथ दोनों आपस में उंगलियां फंसाइएगा, हाँ, और हाथों को सीधा रखो, सीधा करो। ये इस तरह से करके
आप हाथों को धीरे 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 कुशल व्यक्ति के द्वारा उठवाइएगा और जहाँ पर दर्द होने लगे वहाँ पर रोक देना चाहिए। ये आपका कंधे दर्द के लिए बहुत आरामदायक रहता है। कुछ एक्सरसाइज अपने आप से की जाती हैं और कुछ के लिए किसी सहयोगी की आवश्यकता पड़ती है। तो अब आप बैठ जाइएगा। अब बैठने का तरीका हम बता रहे हैं आपको। आप पंक्ति लगाकर बैठ पाएंगे आराम से। हाँ, अब देखिएगा, ये जो बैठे हैं इनका तरीका बैठने का सही नहीं है। मेरुदंड एकदम सीधा होना चाहिए और ऊपर तक सीधा, ये, और हाथों को इस मुद्रा में रखकर अपने घुटनों पर रख लेते हैं। अब यहाँ पर आप अगर ओम का उच्चारण करते हैं तो इससे मस्तिष्क की शुद्धि होती है। जिनका बौद्धिक रूप से जो कमज़ोर हैं, याद की हुई बात को जो भूल जाते हैं जल्दी से ही, उनके लिए ये शून्य मुद्रा या ज्ञान मुद्रा लगाकर ओम का उच्चारण करना चाहिए। अब हम आपको बता रहे हैं ओम का उच्चारण कैसे करना चाहिए। ओम को उच्चारण करने के लिए पूरी सांस भरिए और सांस भरने के बाद में दीर्घ समय तक इसका उच्चारण माँ पूरी तरह से न कहकर उसके झनकार को प्राप्त किया जाता है। इस तरह से योग करना चाहिए। आप वस्त्र पहन लीजिए अपने आनंद पूर्वक। अब हम आगे की बात बता रहे हैं कि शरीर पर भोजन का प्रभाव कैसे रहता है और क्या कार्य कैसे करती है ये शरीर। तो अब हम आपको बता रहे हैं थोड़ा सा कुछ। एक फल आपके सामने मैं रख रहा हूँ, इसको आप जानते होंगे, इसे सफ़ेद कद्दू के नाम से जाना जाता है। गांव में ये इधर उधर जो खरपतवार वाली जगह पड़ी रहती हैं या बागीचे आती रहते हैं, कंडा बठिया लोग लगा देते हैं, उनके किनारे इसके बीज को डाल देते हैं। ये स्वयं भी कई बार उगाते हैं। इधर उधर बीज पड़े तो इनको बहुत सेवा की आवश्यकता नहीं है। ये पौधे बेल के रूप में ये बढ़ते हैं और एक एक पेड़ में 20-20, 25-25 ये कद्दू लगते हैं। इसको पेठा के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसी का ही पेठा बनाया जाता है। जो पेठा मिठाई होती है इसका ही बनता है। इसको कुम्हाड़ा के नाम से भी जाना जाता है, कूष्मांड के नाम से जाना जाता है। इसको संस्कृत में कूष्मांड, हिंदी में कुम्हेड़ा, और चूँकि सफ़ेद होता है इसलिए सफ़ेद कद्दू, क्योंकि कद्दू के ही रूप में रहता है। ये वो जगह है जो ज़मीन से लगी रही तो सफ़ेदपन अलग है, और ये ऊपर है तो ये सफ़ेद अलग रहता है। अभी तक जितने भी पेय पदार्थ हैं, जितने भी पेय पदार्थ होते हैं, जितने भी रस होते हैं, ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण फल है। ये एक ऐसा फल है, सफ़ेद कद्दू एक ऐसा फल है, इसका जूस अगर आप आधा ग्लास भी प्रतिदिन पीते हैं तो रक्त को इतना अच्छा साफ़ करता है कि संसार में कोई भी ऐसा खाद्य पदार्थ नहीं है जो इतना अच्छा ब्लड को साफ़ करता हो। आप इनके विषय में, इस सफ़ेद कद्दू के विषय में अधिक जानना चाहते हैं तो सद्गुरु जी का वीडियो देखिएगा। सद्गुरु जी ने इसके विषय में बताया है, सफ़ेद कद्दू को पीने वाला कभी भी बीमार ही नहीं हो सकता, क्योंकि बीमारी हमारे शरीर में रक्त की अनियमितता, दूषितता, कमी आदि के कारण आती है। और सफ़ेद कद्दू जो होता है ब्लड को बढ़ाता भी है, उसको प्योरीफाई करता है, उसको छानने का काम करता है। तो बस एक ग्लास सफ़ेद कद्दू का रस आप नित्य प्रति खाली पेट अगर लेते हैं तो आपको कोई भी बीमारी नहीं हो सकती है। शरीर में गांठ पड़ जाना, दर्द होना, पेट में दर्द होना, कब्ज होना, अपच होना, डायबिटीज, हर चीज़ पर काम करता है। इसके साथ में एक और हमारे पास फल है जो पूरा भारतवर्ष जानता है इसके बारे में, पपीता। पपीता जो होता है वैसे तो ये बहुत गुणकारी है, लेकिन अगर इसको आपने खाली पेट भरपेट खा लिया तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान करता है, बहुत दर्द देता है। इसलिए पपीता को कभी भी खाली पेट नहीं खाना चाहिए। अगर आप भोजन करने के पश्चात इतने बड़े पपीते की 1, 2, 3 फलकियाँ खाते हैं, मतलब आधा पपीता अगर आप ये खा लेते हैं तो ये बहुत उत्तम औषधि का भी कार्य करेगा और पूरे शरीर को पोषित करेगा,
पेट को हल्का रखेगा, पाचन शक्ति को बढ़ाएगा, और जिस व्यक्ति का पाचन शक्ति अच्छी होती है उसको कभी भी कोई रोग नहीं लग सकता। साथियों, इस तरह से हम अपने शरीर को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। प्राकृतिक भोज्य पदार्थों के द्वारा हम अपने शरीर को पोषित कर सकते हैं। जो हमने वो तो अब हम बात कर रहे हैं शरीर पर प्राकृतिक चिकित्सा कैसे कार्य करती है और किस तरह से इसको अप्लाई किया जाना चाहिए। प्रकृति में हर वस्तु हमारे लिए है, बस उसका हमें प्रयोग करना पता होना चाहिए कि हम कैसे उसका प्रयोग कर सकते हैं, क्या तरीका होता है प्रयोग करने का। मिट्टी, हवा, पानी, इनके द्वारा जब हम उपचार करते हैं तो हमारा शरीर बहुत ही कांतिमय बनता है और रोगों का शमन समय समय होने लगता है। मिट्टी के द्वारा ये शरीर बना हुआ है। जब जब व्यक्ति ने मिट्टी से संपर्क छोड़ा है तब तब उसको कष्ट हुआ है। आज पूरे घर में हमारे फर्श हो जाती है, उस फर्श के कारण मिट्टी से संपर्क हमारा छूट जाता है। पैर मिट्टी पर कम पड़ते हैं तो हमको ऊर्जा कम मिलती है। जो बच्चे मिट्टी में खूब खेलते हैं, आपने देखा होगा उनको, जो बच्चे मिट्टी में खूब खेलते हैं उनको बीमारियां कम लगती हैं, और जो बच्चे सदैव बेड के ऊपर पड़े रहते हैं, फर्श पर रहते हैं, टाइल्स पर रहते हैं, उन बच्चों की हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। जरा सा भी कुछ हो जाता है उनको खांसी, बुखार, छींक, बलगम सब हो जाता है। जरा सा भी मौसम बदला कि उनके ऊपर आफत आ जाती है। लेकिन एक किसान का बेटा, एक वह बच्चा जो धूल मिट्टी में खेल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कपड़े भी पहने हैं, कभी नहीं पहने हैं, खेल रहा है, मस्त है। ठंड में आपने देखा होगा, बस गरीब बच्चे जो होते हैं बस मिट्टी में ऐसे खेल रहे हैं, कभी कोई बीमारी नहीं उनको, कोई सर्दी नहीं उनको। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने मिट्टी से संपर्क बना के रखा है। ये मिट्टी शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। शरीर में किसी भी प्रकार का रोग हो, किसी भी प्रकार का रोग हो, कोई भी दर्द हो, कहीं भी दर्द हो, कमर दर्द, घुटना दर्द, कंधा दर्द, पीठ दर्द, पेट दर्द, आप मिट्टी को अप्लाई कीजिए, निश्चित रूप से काम करेगी। कैसे करना है, वह मिट्टी कैसे तैयार करनी है आपको अब मैं ये बता रहा हूँ। सबसे पहले लगभग ज़मीन के 10 फीट नीचे की मिट्टी निकालें। उस मिट्टी को 40 दिन तक सुखाया जाता है। 40 दिन सुखाने के बाद में उसको कूट कर कपड़े से छान लिया जाता है, छान कर रख लिया जाता है। अब ये मिट्टी आपकी औषधि के रूप में तैयार है। अब इसका प्रयोग कैसे करना चाहिए? इस मिट्टी को प्रयोग करने के लिए 12 घंटे पहले, मतलब शाम को आपको भिगो देनी है सादे पानी में, शीतल पानी में। अब ये पानी अलग अलग तरह का भी हो सकता है, मटपैक अलग अलग तैयार किया जाता है। जैसे किसी व्यक्ति को खुजली है शरीर पर, तो उसका जो पानी तैयार करना चाहिए वो नीम के पानी में होना चाहिए, चंदन का पानी होना चाहिए, चंदन पाउडर का पानी होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम पानी को भी रखते हैं। तो ऐसे पानी में जब हम मिट्टी को भिगोते हैं और सुबह तक जब भीगती है तो वो मिट्टी पूरी तरह से गुणों से युक्त होती है। उस मिट्टी का जो लेप होता है 1 से 1.5 इंच मोटा होना चाहिए, या उसकी पट्टी हम पहले से ही किसी एक सांचे में ढालकर बना लेते हैं। मिट्टी की पट्टी को अब हम अप्लाई करने के लिए उस शरीर पर मार्जन करते हैं। शरीर जिस समय पर थोड़ा सा गुनगुना हो जाता है, गर्म हो जाता है, अथवा थोड़ा सा हम उसकी सेकाई कर देते हैं शरीर की, जिस अंग पर मिट्टी को लगाना है, जैसे पेट पर मिट्टी को अगर लगाना है तो पेट को हल्का सा सेकाई कर देंगे। सेकाई करने के बाद में हम उस मिट्टी की पट्टी को पेट के ऊपर लगा देते हैं। अब मिट्टी की पट्टी जो हम पेट पर लगाते हैं वो मड पैक जो होता है 35 मिनट से 45 मिनट तक लगा रखना चाहिए। यदि 45 मिनट लगा रहता है तो ज़्यादा उचित है, 45 मिनट से अधिक नहीं लगाना चाहिए।
अगर 1 घंटा उसको हो गया और 1 घंटा से अधिक हो गया तो मिट्टी जो इस शरीर से दूषित तत्वों को खींचती है वापस देने लगती है। मतलब मिट्टी का प्रयोग जो किया जाना चाहिए वो 45 मिनट से 35 मिनट से अधिक और 45 मिनट तक हो, उससे कम हो तो चलेगा, अच्छी बात है। आपने देखा होगा कि जब हम मिट्टी पर कोई भी गंदगी डाल देते हैं तो मिट्टी स्वयं उसको अवशोषित कर लेती है और ख़त्म कर देती है। मिट्टी सदैव पवित्र रहती है। इसीलिए इस शरीर के ऊपर जब मिट्टी लगाते हैं तो रोगों को वो खींच लेती है। प्रतिदिन ऐसा करने पर लगभग 10-15 दिन अगर निरंतर मिट्टी का प्रयोग किया जाए तो उस जगह से जितने भी विषाक्त तत्व हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। पेट पर मड थेरेपी करने से पेट के जितने भी विकार हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। माताओं को जो माहवारी की समस्या होती है, पीरियड की समस्या होती है, उसमें जो अधिक दर्द हो या कम आ रहा है, अनियमित आ रहा है, अधिक आ रहा है, इन सभी समस्याओं को भी दूर करने के लिए मड थेरेपी का प्रयोग किया जाता है। मड थेरेपी कब्ज को हटा देती है, गैस को ख़त्म कर देती है, पेट के दर्द को ख़त्म कर देती है। पेट के अन्य जो ऐसे विकार हैं जिनके विषय में आप जान नहीं रहे हो और आपका शरीर अस्वस्थ रहता है, आप मड थेरेपी का प्रयोग कीजिए। मिट्टी स्वयं खोज लाती है कि बीमारी क्या है और उसको नष्ट कर देती है। उसको आप बताने की आवश्यकता नहीं, मिट्टी स्वयं डॉक्टर है, मिट्टी स्वयं चिकित्सक है, स्वयं वैद्य है। वो स्वतः अंदर के विकारों को खोज कर लाती है और नष्ट कर देती है। इसलिए मिट्टी की हमेशा उपयोगिता को समझना चाहिए और इसको दूषित नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऊपर की मिट्टी ले ली है तो वो कीड़ा मकोड़ों के जीवांश भी शामिल होंगे उसमें, या नाना प्रकार की जो दवाएं डाली जाती हैं हो सकता है उससे वह विषाक्त हो, खाद डाली जाती है उससे वह विषाक्त हो। इसलिए उस मिट्टी का प्रयोग न करके कम से कम 10 फीट नीचे की मिट्टी का प्रयोग करना चाहिए। अगर कहीं पर गांठ बन गई है उस गांठ पर भी मिट्टी का लेप किया जाता है, वहाँ पर गुनगुनी मिट्टी का प्रयोग करना चाहिए। अवस्था के अनुसार भी हमें देखना चाहिए कि मिट्टी का लेप कितने समय तक, और ठंडी मिट्टी का लेप लगाना चाहिए अथवा गर्म मिट्टी का लेप लगाना चाहिए। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं पानी की। पानी की चिकित्सा कैसे की जाती है? किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी हो हमारे शरीर के अंदर, पानी के द्वारा हम उसकी चिकित्सा बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। कैसे? शुद्ध जल। अब देखिए, शुद्ध का तात्पर्य क्या रहता है कि जल में कोई विषाक्तता ना हो। उस पानी को अच्छे से हम उबालते हैं। उबालने के बाद में जब वह इतना हो कि गुनगुना रहे, पीने लायक हो जाए, सेंधा नमक डालते हैं उसमें। सेंधा नमक डालने के बाद में जो भी पेशेंट है, जो रोगी है, उसको वह पानी करीब 2 लीटर, 2.5 लीटर, 3 लीटर, 1 लीटर, जैसा जिसके अंदर क्षमता है उतना पिलाया जाता है, लेकिन खाली पेट। पानी कैसे पीना है? बिल्कुल खाली पेट पानी पीना है और मन भर के पानी पीना है। और उसके बाद जब मन नहीं हो तब भी पानी पीना है। इतना पानी पीना है, इतना पानी पीना है कि मन करे कि अब तो उल्टी कर देनी है, बस वही समाप्त। आप कागासन में या उकड़ू बैठ जाइए। उकड़ू बैठकर ये 3 उंगलियां ऐसे जैसे ही आप जिह्वा पर लगाएंगे अंदर, तुरंत आपको उल्टी हो जाएगी और जितना आपने पानी पिया है वो सब बाहर आ जाएगा। अब आप कहोगे ये बेवकूफ़ी करने की क्या आवश्यकता है, पहले पियो फिर पलटो। नहीं, षटकर्म के अंतर्गत ये आता है। वमन, विरेचन, धौती, बस्ती। तो ये वमन क्रिया है। वमन क्रिया और शंख प्रक्षालन क्रिया 2 क्रियाएं करनी चाहिए। वमन क्रिया करने से पेट के अंदर जितने भी दूषित पदार्थ हैं, दूषित कण हैं, वो सब के सब बाहर आ जाते हैं। पहली बार जो वमन आएगा वह वमन ऐसा होगा जिसमें आपको तरह तरह की विषाक्तताएं दिखाई पड़ेंगी।
फिर से पानी पीजिए, दोबारा पानी पीजिए, फिर उतना ही पानी पीजिए कि जितने में उल्टी महसूस होने लगे, वमन करने की इच्छा महसूस होने लगे अंदर से। फिर वमन कीजिए। इस बार जो पानी आएगा वो एकदम स्वच्छ पानी आएगा। यदि फिर से भी गंदगी थोड़ी बहुत आ रही है तो तीसरी बार फिर प्रयोग कीजिए। जब एकदम शुद्ध पानी जैसा आप पी रहे हो वैसा ही मुख से निकलना शुरू हो जाए, तब इस क्रिया को रोक दीजिए। 10-15 मिनट रुक जाइए, टहलिए। इसके बाद में फिर से पानी पीजिए गुनगुना। अब पानी पीकर 5 आसन विशेष प्रकार के होते हैं, वो दिए जाते हैं। उन आसनों में खड़े होकर आसन, बैठकर आसन, 2 प्रकार के आसन प्रयोग किए जाते हैं। आसन करने से वो जो पानी है धीरे धीरे पानी पिया जाता है, 1 गिलास आधा गिलास, 1 गिलास आधा गिलास, और वो पूरा का पूरा पेट खाली ही होता है। उन नसों जो आपकी आंत होती है उसमें पूरा पानी उतार दिया जाता है, पेट में पूरा पानी नीचे उतार दिया जाता है। जैसे पानी नीचे उतर जाता है, 5 आसन देने के बाद में हमें उस पेशेंट को शौच के लिए भेज देना चाहिए। चाहे शौच लगी हो या ना लगी हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, उसको जाकर वहाँ बैठना है 5 मिनट। नहीं अगर आ रही है तो वापस आ जाए, फिर पानी पिए, फिर 5 आसन करे, फिर जाए शौच के लिए बैठने पास। 2-3 बार में निश्चित रूप से उसको शौच जरूर आएगी। और उसके बाद में पानी पिए, फिर शौच जाए, फिर पानी पिए, फिर आसन करे, फिर शौच जाए, फिर पानी पिए, फिर आसन करे, फिर शौच जाए। 8-10 बार ऐसा करे। 5 बार तो अवश्य करे। 5 बार करने पर पूरा का पूरा जो जैसा पानी आप पी रहे हो वैसा ही पानी शौच से निकलने लगता है। अब ये पूरा का पूरा शरीर हमारा शुद्ध हो गया। इस प्रक्रिया को कहते हैं शंख प्रक्षालन। ऊपर से पानी डाला और नीचे से वैसा ही पानी निकल गया। पेशेंट के अंदर बहुत सी कमजोरी महसूस होगी, अब थकान जैसी लगेगी, नींद लगेगी, लेकिन सोना नहीं है, बिल्कुल भी सोना नहीं है। अगर सो गए तो हो सकता है सर में भारीपन, चक्कर, दर्द आ सकता है। इसलिए पेशेंट को सोने नहीं दिया जाता है। ऐसा कम से कम 15-20 मिनट के बाद में थोड़ा सुस्ता जाए जब व्यक्ति, तो उसको खिचड़ी खिलाई जाती है। अब खिचड़ी कैसी बनाई जाती है? वो उस खिचड़ी में 1 हिस्सा चावल और 4 से 5 हिस्सा, वैसे 4 हिस्सा मूंग की दाल हो, और बिल्कुल दलिया के माफिक उसको बहुत पतला बनाना है। तो आपने रेशियो समझ लिया है इसका कि 1 मुट्ठी चावल, 4 मुट्ठी दाल, और दाल मूंग की, और कोई दाल प्रयोग नहीं करनी है, मूंग की दाल प्रयोग करनी है। शुद्ध रूप से उसको एकदम छना बिना आप पतली पतली दाल बनाए, वो खिचड़ी बनाएंगे, और उसमें 2-3 चम्मच या पेशेंट की स्थिति के अनुसार 4 चम्मच तक देसी घी डालकर और हल्का गुनगुना गुनगुना उसको इतना देना है कि एक नाश्ते के माफिक, भरपेट नहीं देना है, नाश्ते के माफिक उसको देना है। और उसके बाद में उसको विश्राम दे देना है, बैठे उठे आराम से, सोना नहीं है अभी। फिर अब जो है जब बीत जाते हैं लगभग 6 घंटे, 6 घंटे के बाद में फिर से उसको नाश्ता दे दिया जाता है यही, और उससे कहा जाता है कि अब आप विश्राम आराम से कर सकते हो। रात्रि में आराम से वो सो सकता है। अगले दिन, मतलब उस दिन आपको खिचड़ी ही प्रयोग करनी है। अगले दिन से धीरे धीरे करके चपाती बढ़िया 1-2, फिर ऐसे करके भोजन को बढ़ाना है। तो ऐसा करने से महीने में 1 बार ऐसा अगर आप कर लेते हैं तो शरीर में किसी प्रकार का कोई भी रोग नहीं हो सकता है, और अगर है तो धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। किसी भी प्रकार का कोई रोग व्याप्त नहीं हो सकता। आइए अब बात करते हैं सूर्य चिकित्सा की। सूर्य चिकित्सा में हम पानी को चार्ज करते हैं, और पानी बड़ी ही दिव्य औषधि है। आपने देखा कि पानी से हम स्नान कर लेते हैं
जल से हम स्नान कर लेते हैं तो एक फुर्ती आ जाती है। मतलब 1 लीटर दूध पीने की जो एनर्जी है मात्र स्नान करने से आ जाती है। इसलिए प्रतिदिन स्नान करना चाहिए और प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। तो स्नान करने के पश्चात जो ऊर्जा मिलती है वो अद्भुत होती है। आइए बात करते हैं सूर्य चिकित्सा की। तो सूर्य चिकित्सा में जल को चार्ज किया जाता है। विटामिन डी तो सूर्य से मिलती है, सीधे सीधे हम ले सकते हैं, जैसे कि अभी आपने देखा है वीडियो में शुरुआत में किस तरह से हमने पेशेंट को विटामिन डी देते हुए उसका स्नेहमार्जन किया, कपिंग थेरेपी दी और वो स्वस्थ है। आगे बात करते हैं कि सूर्य चिकित्सा के द्वारा पानी को चार्ज कैसे किया जाता है। अब हम आपको इस विधि को वर्णन कर रहे हैं। जल को चार्ज करने के लिए, पानी को चार्ज करने के लिए हमको विभिन्न प्रकार की कांच की ग्लास या कांच की बोतल की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हरे रंग की बोतल, बैगनी रंग की बोतल या नीले रंग की बोतल और ऑरेंज कलर या लाल रंग की बोतल। 3 कलर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। नीला रंग सम होता है, शीतल होता है। हरा रंग सम रहता है और लाल रंग जो होता है वो उग्र होता है। तो ऐसी परिस्थिति में जिसको अब ये चार्ज कैसे करना चाहिए, 6 से 8 घंटे बोतल को पानी भर के, मतलब 2 हिस्सा पानी भर दें और 1 हिस्सा खाली रहे। 3 हिस्से बराबर बांट लें बोतल के और 2 हिस्सा पानी भर दें, 1 हिस्सा खाली रखें और धूप में किसी तख्त पर, जैसे ये तख्त है, लकड़ी है, लकड़ी के ऊपर रख दें, ज़मीन पर नहीं रखना है। 6 से 8 घंटे जब वो धूप में रहता है तो वो पानी आपका औषधि से युक्त हो गया, वो चार्ज हो गया है। अब इस चार्ज पानी को कैसे प्रयोग करना है। आप उस पानी को 1 ग्लास पेशेंट को दे सकते हैं। किस पेशेंट को और कैसे। हरे रंग का जो पानी है, हरी रंग के बोतल का जो पानी है वो हर व्यक्ति पी सकता है, सभी के लिए वो लाभदायक है। लाल रंग का जो चार्ज किया हुआ पानी है वह पानी लो ब्लड प्रेशर वाले को देना है। जिसका लो ब्लड प्रेशर है उसको वो हाई करेगा, ये जो पानी है। और जो नीले रंग की बोतल का पानी है वो हाई ब्लड प्रेशर वाले को देना है, हाई ब्लड प्रेशर को वो लो करेगा। जिसको गुस्सा ज़्यादा आती है वो नीले रंग की बोतल का प्रयोग करें। जो शांत पड़ा रहता है वो लाल रंग की बोतल का प्रयोग करें। इस तरह से अलग अलग उग्र जो शीतलता से उत्पन्न रोग हैं, सर्दी जुखाम आदि आदि, उनमें आपको लाल रंग की बोतल का पानी पिलाना। जो उग्र रोग हैं, जो गर्मी से उत्पन्न होते हैं, खुजली, सोराइसिस, ये सब, इनमें शीतल पानी का प्रयोग करना चाहिए। इस तरह से जल चिकित्सा का प्रयोग किया जाता है। तो आज हमने आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से बहुत सी चिकित्साओं का वर्णन किया है। अभी और भी बहुत सी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि शैलेंद्र सरस नाम का जो हमारा ये YouTube चैनल है, इस पर विभिन्न प्रकार के हम वीडियो डालते हैं। इनको आप देखिए, ये निश्चित रूप से आपके ज्ञान को बढ़ाएंगे। कहीं न कहीं पर आपको ये सुविधा के रूप में आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को भी सब्सक्राइब करवाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इतना निवेदन मैं ज़रूर करूंगा आपसे, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत करता हूं, तो थोड़ी सी मेहनत आप हमारे लिए ज़रूर करिएगा। तो अब हम आपको जो बताने वाले हैं वो आहार के विषय में बताने वाले हैं। शरीर को निरोगी रखने के लिए और शरीर को चलाने के लिए इस शरीर में ईंधन के रूप में हम क्या प्रयोग करते हैं, वो है आहार, भोज्य पदार्थ। कैसे खाने चाहिए, जितनी भूख हो उससे थोड़ा सा कम खाना चाहिए।
सप्ताह में एक बार व्रत अवश्य रहना चाहिए, जिससे इस शरीर को आराम मिले, क्योंकि शरीर को विश्राम की आवश्यकता है। एक बार जो सप्ताह में व्रत रहता है उसका शरीर 50% निरोगी रहता है। प्रातःकाल उठकर गुनगुना हल्का सा नमक पड़ा हुआ गुनगुना जल जितना आप पी सकते हो आप उतना आप पीजिए पचाने भर, और उसके बाद अगर आप सोच जाते हो तो आपका पेट एकदम साफ रहेगा और आप प्रसन्न रहेंगे। इसके बाद में जो पानी आप स्नान करने के लिए भरते हैं उस पानी में 1-2 बार मैंने वीडियो डाला है, आँखों को खोलना और बंद करना है। इतना फेस आपका डाल दीजिए, आँखों को खोलना और बंद करना, उससे आँख हमेशा आपकी सही रहेंगी। कभी भी किसी प्रकार का कोई चश्मा आदि लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके बाद में आप सात्विक आहार, मतलब उठने के 2 घंटा के अंदर, उठने के बाद और उठने के बाद 2 घंटा बीतने ना पाए उससे पहले ही आपको स्नान, ध्यान, पूजन, आसन, प्राणायाम करने के बाद 2 घंटा न बीत पाए कुछ न कुछ आहार अवश्य लेना है। उस आहार में आप सफ़ेद कद्दू का रस ले सकते हैं, भीगा हुआ अंकुरित अनाज जैसे चना, मूंग की दाल, सोयाबीन या अन्य भी कोई ऐसी दाल आदि जो आपको प्रिय हो, मसूर की दाल आदि बहुत मीठी और प्रिय लगती है भीगी हुई, तो इनका आहार आप ले सकते हैं और थोड़ी गुड़ के साथ में। तो ये जो आपका सूक्ष्म आहार नाश्ता होता है, सूक्ष्म आहार होता है, ये शरीर को आनंदित कर देता है और पूरी ऊर्जा देता है। इसके साथ साथ में आप कुछ मौसमी फल, ड्राई फ्रूट्स आदि भी ले सकते हैं, केला और दुग्ध का आहार ले सकते हैं। शाम को या 4-5-6 घंटे भीगी हुई मूंगफली थोड़ी सी मुट्ठी भर और उसमें 1 केला, उसको ग्राइंड करके उसका शेक बनाकर आप पी सकते हैं। बहुत ही दिव्य ये पेय रहेगा आपके लिए। तो इस तरह से सूक्ष्म आहार करना चाहिए और इसके बाद में 4-5 या 6 घंटे बीतने से पहले ही भोजन प्राप्त करना चाहिए। उस भोजन में नियमित रूप से ये देखना है कि सब्जी आदि को आपको बदलते रहना है। दाल और सूखी सब्जी सम्मिलित रहे उसमें। इस प्रकार से हम भोजन को प्राप्त करें। उसमें दही और मट्ठे का प्रयोग यदा कदा अवश्य करते रहना चाहिए, क्योंकि दही और मट्ठा जो होता है ये शरीर के अंदर विषाक्त तत्वों को नष्ट कर देने का कार्य करता है। इस तरह से इसका प्रयोग करना चाहिए। और इसके बाद में संध्या काल सूर्य अस्त होने से पूर्व सूक्ष्म आहार पुनः लेना चाहिए या 1-2-3 रोटी का आहार ले लेना चाहिए। रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। और इस तरह से आप शतायु रहेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है, और निरोगी भी रहेंगे। निरोगी भी रहेंगे, शतायु भी रहेंगे। आहार ऐसे लेना है। बार बार आहार प्राप्त करना, बहुत गरिष्ठ भोजन करना, ये शरीर को नष्ट करने का कार्य करता है, शरीर को रोगी बनाने का कार्य करता है। और तब औषधियों का प्रयोग किया जाता है। औषधियों का प्रयोग कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो आप सुनिए। औषधि जो होती है वो खाली, आपने देखा होगा आयुर्वेद की औषधियाँ खाली पेट काम करती हैं। आखिर खाली पेट क्यों काम करती हैं, क्या है इसका राज? देखिए, कोई भी चीज़ जो होती है जो पेट के अंदर जाती है तो उसके अपने जो गुणधर्म होते हैं उनको वो शरीर को देना शुरू करती है। अब वो जिस समय पर शरीर हमारा गति कर रहा है, कार्य कर रहा है, उसी समय पर अगर आपने दूसरी चीज़ को खा लिया है तो अंदर जाते ही वो दोनों चीज़ें आपस में मिल जाती हैं और उसका रिएक्शन कुछ और ही होता है। आपने विज्ञान पढ़ी होगी तो पता होगा कि जब कोई भी 2 वस्तुएं आपस में मिलाई जाती हैं तो उसका गुणधर्म जो होता है वह बदल जाता है। तो गुणधर्म नहीं बदलना चाहिए।
आयुर्वेद में प्रायः एकल औषधि का ही प्रयोग करना चाहिए। नाना प्रकार की औषधियाँ एक में कभी भी मिलानी नहीं चाहिए। या वैद्य को यह भली भांति पता हो कि औषधि का गुणधर्म एक ही है, अगर विषम गुणधर्म की चीज़ों को आपस में मिला दिया तो निश्चित रूप से पेशेंट को नुकसान पहुँचेगा। एक ही गुणधर्म की औषधि को 2 या 3 अधिकतम मिलाई भी जा सकती हैं, लेकिन आवश्यकता इसकी नहीं पड़ती है। अगर आपको आयुर्वेद का अच्छा ज्ञान है तो एक ही औषधि पर्याप्त है। किसी भी रोग को हरण करने के लिए एक औषधि पर्याप्त रहती है। ऐसी स्थिति में एकल औषधि आपने जब दी है तो शरीर में जाकर वो कार्य करती है और 45 मिनट तक कोई भी भोज्य पदार्थ नहीं लेना चाहिए, जिससे कि औषधि अपना कार्य पूरी तरह से कर देती है और उसके बाद जब आहार लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से औषधि का सेवन किया जाता है। जो लोग कहते हैं ना कि प्रातः निहार मुँह, और निहार मुँह औषधि लेने के 10 मिनट बाद उसने खाना पीना शुरू कर दिया, गलत होता है। निहार मुँह का मतलब होता है बिना कुछ खाए पिए आप औषधि का प्रयोग करें और 45 मिनट तक कुछ भी ना खाएं पिएं, तो वह औषधि 100% कार्य करेगी, निसंदेह कार्य करेगी, इसमें कोई संशय नहीं। ये निरापद बात है। इस तरह से औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। अब बात करते हैं कि क्या हम एक साथ में 2 या 3 औषधियाँ निरंतरता में ले सकते हैं? ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे प्रातःकाल एक औषधि का सेवन कर लिया, 45 मिनट के बाद में आप दूसरी औषधि का सेवन कर लें, 45 मिनट बाद आप दूसरी औषधि का सेवन कर लें। तो इस तरह से दिन में हम कई एक औषधियों का सेवन भी कर सकते हैं, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। इस प्रकार से हमें औषधियों का सेवन करना चाहिए, नियमित संयमित जीवन जीना चाहिए और नित्य प्रति ईश्वर का भी ध्यान करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर का ध्यान करने से हमको एक नवीन ऊर्जा प्राप्त होती है। तो साथियों, आज के वीडियो में इतना पर्याप्त है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।